Hello students, so our today's topic is pair of linear equation in two variables. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लें हम लोग। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसकी इंटरेस्टिंग होने पर इसीलिए इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है ना, और यहाँ पर साथ ही साथ बहुत आसान भी है। तो अगर आप एक बार इसकी जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार अच्छे से समझ पाएंगे तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इसे यूटिलाइज करेंगे, चाहे फिर वो आपका 10th बोर्ड एग्जाम्स हो या आने वाले फर्दर लाइफ में कोई भी एग्जाम्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दैट इज पेयर ऑफ linear equation in two variables. ठीक है, जैसा कि मैं हर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बोलता हूँ कि कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट आप लोगों को उस यूनिट का जो नाम है उसका प्रॉपर मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो इसको भी यदि अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूं पेयर, तो पेयर का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास डबल में हो। यदि अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, और साथ ही साथ उसके अंदर दो वेरिएबल्स इंक्लूड हों। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी लीनियर इक्वेशंस हम देखने वाले हैं जो पेयर में होंगी और जिनके अंदर दो वेरिएबल्स का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर सपोज मान लो कि मेरे पास यदि अगर कोई एक इक्वेशन है 3x - 5 इज इक्वल्स टू 10, है ना। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और मैं यहाँ पर x की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 15 एंड x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15/3। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि यदि अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास और उसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज किया जा रहा है तब तो उसकी वैल्यू निकाल पाना आसान है। और ऐसी कंडीशन में हम आसानी से बोल सकते हैं कि गिवन इक्वेशन having one unique solution। ठीक है, क्या है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन यदि अगर मैं यहीं पर आप लोगों से बात कर लूं और मैंने अगर यहाँ पर बोल दिया कि मेरे पास अगर कोई एक इक्वेशन है x + y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये है तो एक लीनियर इक्वेशन, लेकिन इसके अंदर दो वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं, दैट इज x एंड y। और अब यदि अगर हमसे बोला जाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए x और y के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में इसे सॉल्व कर पाना या प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। हालांकि इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन कैसे होंगे उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रेडिक्शन लेकर चलना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज मान लो व्हेन x इज इक्वल्स टू 9, यदि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 9 रखूँ तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली है, 9 इधर जाएगा तो 10 - 9 दैट इज 1। तो सॉल्यूशन क्या होने वाले हैं हमारे पास 9 और 1। इसी तरीके से जैसे सपोज मान लो व्हेन x इज इक्वल्स टू 7, यदि अगर मैंने x की वैल्यू 7 रखी तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली है 10 - 7 दैट इज 3। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या मिल जाएगा हमें सॉल्यूशन 7, 3। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम डिफरेंट x की वैल्यूज रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें डिफरेंट y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास गिवन इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन हमसे जो यूनिट में डिस्कस किया जाने वाला है, ठीक है, वहां पर हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है। जैसे अगर सपोज मान लो मैं इसी इक्वेशन को एक बार फिर से यूटिलाइज कर लूं, यदि अगर हमारे पास x + y = 10 है और यहाँ से हमें यूनिक सॉल्यूशंस चाहिए, एक परफेक्ट वैल्यू चाहिए x और y की,
तो ऐसी सिचुएशन में जब अगर हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स का यूटिलाइज किया जा रहा हो तो वहां से एक एक्यूरेट वैल्यू एक्स और वाई की निकालने के लिए देयर शुड बी वन मोर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं यहाँ से इसे ले लूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो जो मेन कॉन्सेप्ट है इस पूरी यूनिट का वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अब इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इस पूरी यूनिट के अंदर हम मूव करेंगे उसके बारे में फर्दर हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फटाफट मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस चीज को अपने माइंड में बहुत अच्छे से आप लोग सेट कर लीजिएगा कि जब कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात की जाए और आप लोगों से बोला जाए कि उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए आप x और y के लिए, तो वहां पर निश्चित रूप से हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए जो हमें दोनों डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो, है ना। इस बात पर जरा थोड़ा सा फोकस करना कि ये जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो इसका मतलब क्या है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं इसको रफ करता हूं। अब यदि अगर मैं जो मेरा मेन टास्क है इस पूरी यूनिट का वो अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या होता है जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है हमारे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, है ना। अब मुझे यहाँ पर ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत ना पड़े कि यहाँ पर a1 b1 c1 जो है वो क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स और x और y यहाँ पर क्या है हमारे पास वेरिएबल्स। यहाँ पर क्लियरली आपको दो इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, और इसी कारण से इनको बोला गया कि ये क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इनके अंदर होने क्या वाला है, किस तरीके से इनके नेचर्स को प्रेडिक्ट किया जाता है या उनको समझा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज थोड़ी देर के लिए यदि अगर मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन कंसीडर कर ली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने एक और इक्वेशन प्रेडिक्ट कर ली यहाँ पर 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको ये दोनों इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, है ना, आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को बहुत ध्यान से देखें तो आपको एक चीज समझ में आने वाली है कि मैंने ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें कुछ नहीं किया है, बस ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसी में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि ये दोनों इक्वेशन एक ही है ना, यानी कि एक ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में जब दो वेरिएबल्स यूटिलाइज किए जा रहे हो और बोला जाए कि उन वेरिएबल्स की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तब ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो ऐसी इक्वेशंस होनी चाहिए जो x और y की दो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू भी 2 है, और यदि अगर मैं इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये भी मुझे क्या दे रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यदि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, है ना, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, a1 इज इक्वल्स टू 1, b1 इज इक्वल्स टू 1 एंड c1 इज इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से हमारे पास a2 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू 2 एंड c2 इज इक्वल्स टू 4। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इनके रेशियोज कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर जरा बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा।
जहाँ कहीं भी आपको दो इक्वेशंस में ये कंडीशन मिले, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, है ना। और मैंने सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक लीनियर इक्वेशन दी थी, जहां पर हमारे पास क्या था, एक ही वैल्यू थी, है ना, यानी कि एक ही लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स यूज हो रहे थे। तो यहाँ पर भी आप अगर देखें ध्यान से, यहाँ पर दो इक्वेशन दे तो दी गई हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन वो क्या कर रही है, एक ही प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशंस होते थे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना। और ऐसी इक्वेशंस, लेकिन इक्वेशंस तो दोनों सही हैं, है ना, इनमें तो कोई मिस्टेक नहीं है ना। आप ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं ये इक्वेशंस ही गलत है ना। ये भी अपने पार्ट पर सही है और ये भी अपने पार्ट पर सही है, बट इनके अंदर जो मेन चीज है जो हमारे माइंड में सेट करने वाली है वो ये है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये हमें एक ही इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब इक्वेशंस करेक्ट हो तो हम ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन दोनों चीजों का। इसे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों ही जो पार्ट है हमारे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जब आपके पास a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 हो, ऐसी सिचुएशंस में गिवन इक्वेशंस जो है वो हमें क्या देंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देंगी। और ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन, है ना। आप अगर बिल्कुल साधारण सी भाषा में अपने माइंड में सेट कर लें तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस जो सही है, जिनके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। अब यदि अगर मैं इसी को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करूं, ठीक है, मैंने इसी इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर लिया। अब यहां से मैंने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, है ना। और यहां पर अगर मैंने ले लिया 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 70। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना मैंने क्या किया है। ठीक है, इक्वेशन 1 जो थी वो तो हमारे पास सही है ना, एज इट इज जो मैंने यहां पर ली थी वही मैंने यहां पर भी कंसीडर कर ली। ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 70। तो अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझने वाली ये है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस ही अगर यूज कर लें तो ये जो इक्वेशन थी 5x प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, यदि अगर मैंने इसी पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई किया होता तो ये 5x ठीक है, ये 5y ठीक है, लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये क्या दे रहा है हमें, 17। ठीक है, तो यहां से हमारे दिमाग में एक चीज और आ गई, कंडीशन क्या हो रही है, a1/a2, है ना, यानी कि 1/5, b1/b2 दैट इज ऑल्सो 1/5, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, है ना। अब तो ये देख के ही समझ में आ रहा है कि जब पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा होता तो यहाँ पर 17 की जगह पर क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये टेक्निकली सही नहीं है ना। इतनी बात तो हमें समझ में आ रही होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब a1/a2 बराबर हो किसकी, b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो ऐसे सिचुएशंस में जो हमें इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन, है ना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और इक्वेशन कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक, ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन कैसी होती है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर, मैंने आपको पहले भी बताया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब यह है कि यदि अगर इक्वेशन प्रॉपर है, सही तरीके से मैनेज है पूरी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। यदि अगर वो टेक्निकली करेक्ट नहीं है, इतना तो क्योंकि हमें भी देखकर समझ में आ रहा है कि जब इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो क्या लिख रहे हैं, 17 लिख रहे हैं, यानी कि ये टेक्निकली इनकरेक्ट है। इसीलिए इन इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है,
अब यदि अगर मैं आगे बढ़ूं आप लोगों के साथ और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ूं, तो मैंने अब यहाँ पर एक और केस कंसीडर किया, ठीक है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बहुत सिंपल सी इक्वेशन मैंने ली है यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन तो मैंने वही कंसीडर की है जो मैंने तीनों पार्ट में ली थी, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब जरा यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पूरी यूनिट में 99% केसेस में यही वाला केस यूटिलाइज होने वाला है। कैसे, जरा बहुत ध्यान से समझते हैं इसे हम। यदि अगर मैंने यहाँ पर बोला कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास कंडीशन क्या बन रही है, यदि अगर मैं इनको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, है ना। ये दोनों इक्वेशंस टेक्निकली करेक्ट भी हैं और दो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस दे रही हैं हमें, किसके बारे में, x और y के बारे में। आप अगर ध्यान से देखें तो x प्लस वाई बराबर हमें क्या मिल रहा है, 2, और x और y सब्ट्रैक्ट होकर क्या दे रहे हैं, हमें 0 दे रहे हैं। यानी कि निश्चित रूप से यहाँ पर डिफरेंट कुछ वैल्यूज होंगी x और y की, जो हमें x और y की दो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करा रही हैं। ऐसी कंडीशन में आपको जो सिचुएशन मिलेगी वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और ऐसी ही कंडीशन में हमें क्या मिलने वाला है, इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन। और इक्वेशंस भी कैसी होंगी हमारे पास, कंसिस्टेंट होंगी, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो हमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के साथ साथ इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो सारी चीजें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बुकिश लैंग्वेज में आप लोगों के साथ यूटिलाइज ना करूँ और आपको कोई भी चीज यहाँ पर याद करने की जरूरत ना पड़े, है ना। अगर एक बार ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो फिर हमारे पास क्वेश्चंस कैसा भी आ जाए, है ना, आप लोगों से निश्चित रूप से बनेगा। चलिए आइए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों की तरफ डिस्कस करते हैं। उससे पहले मुझे ये रफ करना पड़ेगा और आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा इसको नोट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं और कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसके अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उनको डिस्कस कर लेता हूं मैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि पहले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, ताकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। हियर इज वन इक्वेशन 3x प्लस 2y is equals to 5 and one more equation 2x minus 3y is equals to 7। और क्वेश्चन में ये पूछा गया कि चेक वेदर these equations are consistent or not, है ना। तो सबसे पहले यदि अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लूं तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, b2 की वैल्यू कितनी है -3, c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 एंड c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। तब आपको यहाँ पर देखकर समझ में आ रहा है कि here a1 upon a2 that is 3/2 and b1 upon b2 is equals to 2 upon -3, यानी कि यहीं से हमारे पास सिचुएशन क्लियर हो गई, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। इसका क्या मतलब है
कि इक्वेशंस कैसी हैं हमारे पास, कंसिस्टेंट है, और इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा। हमें पूरी यूनिट में 90% केसेस में ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूनिक सॉल्यूशन पर ही डील करना है। तो इस सिचुएशन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, कैसे किसी इक्वेशंस को पहचानना है कि वो एक कंसिस्टेंट इक्वेशन है या नहीं है। चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहां पर मैंने एक और एग्जांपल कंसीडर कर लिया। सपोज 2x minus 3y is equals to 8 and here 4x minus 6y is equals to 9। चलिए फिर से यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लूँ तो मुझे यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 2, a2 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 4, b1 की वैल्यू कितनी है, -3, b2 की वैल्यू है हमारे पास -6, और साथ ही साथ हमारे पास c1 की वैल्यू जो है वो है 8 और c2 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है हमें, 9, है ना। तो अब आप जरा यहाँ पर थोड़ा सा और अपना दिमाग लगाएं और देखें कि a1/a2 जो है वो कितना है, 2/4, यानी कि वो कितना है, 1/2। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें b1/b2, ये कितना है, -3/6, यानी कि ये भी कितना देने वाला है हमें, 1/2। और इसी तरीके से यदि अगर हम c1/c2 की बात कर लें तो वो कितना है हमारे पास, 8/9, है ना। इसको ठीक उसी तरीके से अपने दिमाग में बिठाना, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, बट c1/c2 इज इक्वल्स टू 8/9। दैट इज यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है हमारे पास, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। और ऐसी सिचुएशंस में इक्वेशंस कैसी होती थी, इनकंसिस्टेंट होती थी, है ना। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो हमारे पास कैसी है, इनकंसिस्टेंट। अगर आप इसको टेक्निकली भी यहाँ पर देखें तो इस इक्वेशन में हमने वो क्या किया है, इस पूरी इक्वेशन में जो इक्वेशन बनती है इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तभी तो ये 4 हुआ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ, 6 हुआ। लेकिन यहाँ पर यदि अगर 2 का मल्टीप्लाई किया जाता तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन में टेक्निकली यहाँ पर 9 जो है वो गलत है। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी होगी हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये जो पूरा फंडा है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेना है। ये जो एग्जांपल है हमारे पास 5x minus 3y is equals to 11 and 10x minus 6y is equals to 22। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन यही है, चेक दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, है ना। तो इसे मैंने सबसे पहले नाम दे दिया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। कंपेयर करते हैं इसे जनरल इक्वेशन से, तो a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11। इसी तरीके से a2 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 10। ठीक है, b2 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, -6 और c2 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 22। तो देखने पर हमें क्या मिल रहा है, a1/a2 5/10, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख लूँ इसे 1/2, b1/b2 इसको भी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ -3/6, ये भी क्या देने वाला है हमें, 1/2। इसी तरीके से c1/c2 ये क्या देने वाला है, 11/22, दैट इज ऑल्सो 1/2। और ये जो सिचुएशन है हम ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी सिचुएशन, अब आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखो,
5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या था 11। इसी पूरी इक्वेशन में उन्होंने एक किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या दे रहा है, ये 10 दे रहा है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर 6, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये क्या दे रहा है हमें 22। तो ये दो डिफरेंट इक्वेशंस तो हैं, बट हमें इंफॉर्मेशन या एक्स और वाई के बारे में एक ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब a1/a2 बराबर होता था हमारे पास b1/b2 बराबर होता था हमारे पास c1/c2 के, तो ऐसी सिचुएशंस में इक्वेशंस कैसी होती थी हमारे पास, कंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में इक्वेशंस कैसी होती थी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती थी। तो ये तो हमने देखा कि कैसे इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक की जाती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से ये मैंने जितनी बातें करी ये सब आप लोगों को अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। और अगर ये सारी चीज़ें एक बार आपको समझ में आ गई तो मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि पूरी यूनिट में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके इंटरेस्टिंग होने पर मैं इसीलिए फोकस ये कर रहा था। एक बार कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में ठीक तरीके से बैठ जाएंगे तो फिर आप अपना खुद का दिमाग यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इंटरेस्टिंग जो है। अब उन्होंने हमसे यहाँ पर थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़ के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करें। कैसे, देखते हैं जरा। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन अराइज किया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k given equations having infinite solution। ठीक है, अब यहां पर दो इक्वेशन उन्होंने दी गई हैं, वो है हमारे पास kx माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर 6x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 9। हियर इज द क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना हमसे, क्या वो हमसे पूछना चाह रहा है। उन्होंने ये बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए जो इक्वेशंस हमें दी गई है उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती थी, तो तुरंत हमारे दिमाग में अब स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के केस में इक्वेशंस तो दो होती थी लेकिन वो एक ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी हमें, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होता था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशंस बनती थी हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में। और यहाँ पर इसको भी चेक कर ले हम, यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, अगर इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो a1 की वैल्यू कितनी मिल रही है k, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, इसी तरीके से b1 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है हमें -4, b2 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है हमें, कितनी है भैया -12, c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और c2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 9। ये सब मुझे किससे मिली, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने पर। सारी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, देखते हैं हम। तो a1 बराबर है हमारे पास k, a2 बराबर कितना है 6, b1 की वैल्यू है हमारे पास -4, और b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -12। ठीक है, आप चाहो तो इसे भी लिख लो, c1/c2 यानी कि ये कितना है हमारे पास 3/9। अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है, k/6, ये 1/3, और ये भी कितना है 1/3। और यदि अगर मैं इसको भी यहाँ पर ट्रांसपोज कर दूं तो k की वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली है, k बराबर
6/3 यानी कि k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर है कि यदि अगर k बराबर 2 होगा तो इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट इंटरेस्ट की तरफ, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जब मैंने यूनिट को स्टार्ट करा मैंने इसकी इंटरेस्टिंग पर इसीलिए फोकस किया कि ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी लीनियर इक्वेशन से बहुत आसानी से आप उसे मर्ज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और ले ले रहा हूं मैं, और यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है हमसे, दो इक्वेशन दे दी गई है, kx प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर बोल दिया गया है 12x प्लस ky इज इक्वल्स टू 2। और साथ ही साथ क्वेश्चन हमसे ये अराइज किया गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k गिवन इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, है ना। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंशन कर दे रहा हूँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k गिवन इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, k की किस वैल्यू के लिए जो यहाँ इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो अब हमारे दिमाग में बिल्कुल तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि नो सॉल्यूशन के केस में कंडीशन क्या होती थी, a1/a2 तो होता था इक्वल्स टू b1/b2 भी होता था, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यही होता था ना जब हमने वहां पर स्टार्टिंग में देखा था, एक इक्वेशन दे दी जाती थी, उसी में किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते थे तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमें डिफरेंट मिलती थी, पर ये दोनों क्या होते थे, सेम होते थे। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक और टास्क रहेगा, आप इन्हें कंपेयर करें। तो a1 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको, a1 बराबर k, b1 बराबर 3, c1 बराबर कितना मिलने वाला है आपको 1। ठीक, इसी तरीके से a2 बराबर कितना है 12, b2 बराबर कितना है k, और c2 बराबर कितना है हमारे पास 2। ठीक, इसको हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये कितना मिलेगा हमें, k/12 इज इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/k, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, और c1/c2 की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक, तो जरा ध्यान से समझना, यदि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को एक बार इक्वेट कर लूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, यदि अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो k इंटू के स्क्वायर 12 इंटू 3 36। ठीक है, तो यदि अगर मैं इस स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करूं तो k बराबर √36, और √36 बराबर हमें क्या देता है, ±6, है ना। आप लोगों को ये चीज मालूम होगी कि यदि अगर कोई भी चीज अंडर रूट के बाहर आए तो वो हमें प्लस माइनस साइन के साथ मिलती है। तो यदि अगर हम यहाँ पर बात करें कि k की अब हमें दो वैल्यू मिली, एक बार +6 और एक बार -6, तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूटिलाइज करना पड़ेगा कि अब हम इनमें से कौन सी वैल्यू कंसीडर करें, प्लस वाली या माइनस वाली। ठीक, तो अब यदि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि यदि अगर मैंने यहाँ पर k की प्लेस पर क्या रख लिया, 6 रख लिया, यदि अगर मैंने k की प्लेस पर 6 रख लिया तो ये क्या देने लगेगा हमें 1/2, बट अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यदि अगर मैंने यहाँ पर k की प्लेस पर 6 रख लिया तो ये बराबर हो जाएगा किसके, c1/c2 के, बट हमें इसको c1/c2 के बराबर नहीं करना था, तो हमें ये वाली जो सिचुएशन है इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और कंसीडर किसको करना पड़ेगा, k इज इक्वल्स टू -6 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा
वो क्या हो जाएगा हमारे पास k इज इक्वल्स टू -6, यानी कि k इज इक्वल्स टू -6 पर ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या देगी, नो सॉल्यूशन। यदि अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर ये पूछ लिया गया होता कि ये इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब देगी, तब ऐसे सिचुएशन में हमें इसे नेग्लेक्ट करना पड़ता और कंसीडर किसे करना पड़ता, k इज इक्वल्स टू 6 को। क्यों करना पड़ता, क्योंकि यदि अगर हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर ये जो है b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता, यानी कि a1 अपॉन a2 को हमें c1 अपॉन c2 के बराबर करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसको कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं और नेग्लेक्ट किसे करते हैं, इसे करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट है कैसे आप अगर इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तो आपको बुकिश लैंग्वेज की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ता हूँ हमारे पास